आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रिवायती अद्वियात पर WHO के आलमी सरबराही इजलास से किया खिताब। वज़ीर आज़म ने माई आयुष पोर्टल और आयुष मार्ग का भी किया आगाज़। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी। जी राम जी समेत कई अहम बिल हुए मंजूर। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इजलास को बताया नतीजा खेज। कहा मंजूर शुदा बिल भारत को बनाएंगे एक तरक्की याफ्ता मुल्क। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद के दौरे पर रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। उम्मीदवारों के इंतखाब में ईमानदारी और दयानत को अवलीन तरजीह देने पर दिया जोर। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल की SIR लिस्ट से गैर कानूनी वोटर्स को हटाने के लिए उठाया बड़ा कदम। इलेक्शन कमीशन ने रियासत की 294 असेंबली सीटों के लिए मुकर्रर किए माइक्रो ऑब्जर्वर। बांग्लादेश में बगावत के सरकर्दा रहनुमा उस्मान हादी की हलाकत के बाद मुजाहरे और पुरतशद्दुद वाक़यात। शेख हसीना के घर और भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर की रिहाइश गाह पर हुए हमले। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रिवायती अद्वियात पर आलमी सरबराही इजलास में शिरकत की। भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाली ये छोटी कॉन्फ्रेंस आलमी इदारे सेहत के ज़ेर एहतमाम रिवायती अद्वियात पर दूसरी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर आज़म ने एक नुमाइश का भी मुआयना किया। और पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज इख्तिताम पसीर हो गया है। 2 ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सरमाई इजलास के दौरान 15 नशिस्तें हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस इजलास के दौरान लोकसभा की पैदावारी सलाहियत तकरीबन 111% रही है। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सरमाई इजलास के अख्तिताम के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में सियासी जमातों के सीनियर लीडरों मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे। और राज्यसभा में सरमाई इजलास में काम की पैदावारी सलाहियत 121% रही। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने कहा है कि इस इजलास में अहम कानून साजी का काम हुआ है। वंदे मातरम और इंतखाबी इस्लाहात जैसे अहम मसाइल पर भी ऐवान में बहस हुई। ऐवान बाला के चेयरमैन की हैसियत से ये सेशन राधाकृष्णन का पहला इजलास था और उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को चलाने में ताउन करने पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, ऐवान के अरकान और अमले का शुक्रिया अदा किया। वंदे मातरम की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान किया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 1 दिसंबर से शुरू हुआ था। I extend my appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank print and electronic media for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Approach the festive season and the turn of the year. I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honorable members and their families for Christmas and the New Year 2026. पार्लिमानी उमूर की वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मंजूर होने वाले बिल लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने और भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। सरमाई इजलास के अख्तिताम के बाद ब्रीफिंग देते हुए रिजिजू ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास को कामकाज के एतबार से बहुत साजगार करार दिया। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि इंतखाबी इस्लाहात पर अलग से सवालात किए गए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने इंतखाबी अमल पर सवालात उठाए थे, लेकिन पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस के बाद सब कुछ
वाज़ेह हो गया। ये 2025 का विंटर सेशन देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसको आगे ले जाने में ये शीतकालीन सत्र बहुत बड़ा काम किया है। कोई लोग शायद अंदाज़ा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का ज़िंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संजय जायसवाल ने पार्लियामेंट में विकसित भारत जी राम जी बिल की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने मनरेगा के तहत हज़ारों करोड़ रुपए का घपला किया है और मुतालिका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश नहीं किया है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने इस मामले पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संजय जायसवाल से बात की। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हमारे साथ हैं। टीएमसी धरना प्रदर्शन कर रही है जी राम जी बिल के खिलाफ। देखिए, इन लोगों ने मनरेगा में हजारों करोड़ का घोटाला किया है और जब हम लोगों ने मांगा कि आप इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए तो आज भी सैकड़ों करोड़ रुपए के मनरेगा योजनाओं के ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। जी राम जी बिल आने के बाद अब पूरे तरह से यह कानून पारदर्शी हो जाएगा। 100 दिन के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। जो भी गांव में कार्यक्रम होंगे उनकी बाकायदा तस्वीरें खींच के बाद में फिर खींचना पड़ेगा और वह परमानेंट काम करना पड़ेगा। केवल मिट्टी सड़क पर उठा के रखे फिर मिट्टी नीचे रखे, इससे अब काम नहीं चलेगा। यह कोई भी योजना जिसमें पारदर्शिता बढ़ती है उससे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो घोटाले के पोषक हैं। पहले बकाये को लेकर कई दिन प्रदर्शन किया था टीएमसी ने, मनरेगा बकाये को लेकर। अब इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन है, धरने पर बैठे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र सरकार ने क्या बोला है? यही कहा है कि आपने जो पैसे का उपयोग किया है उसका जियो टैगिंग का नियम है, उसको आपको सबूत के साथ जमा करना है, पैसे ले जाइए। पर इनके पास चूंकि सारे पैसे तृणमूल कांग्रेस ने घोटाले कर लिए हैं, हजारों करोड़ का इसमें घोटाला किया है और इसीलिए मनरेगा योजना के बदले यह नई ज़्यादा पारदर्शी योजना ही है और यही बात इन्हें इतना ज़्यादा कर रही है। धन्यवाद। टीएमसी दरअसल घोटाला करना चाहती है, इसीलिए इस तरह जब ये नया बिल आया जो ज़्यादा पारदर्शी है, बेहतर है, उसका विरोध कर रही है। और जो पुराना काम मनरेगा के तहत हुआ उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं किया गया है पश्चिम बंगाल की तरफ से। संजय जायसवाल बीजेपी के नेता हैं, टीएमसी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दीगर खबरों में मरकजी वजीर दाखिला कॉर्पोरेशन अमित शाह ने बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों की हिफाजत के लिए एक वक्फ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS की तश्कील के सिलसिले में जायजा मीटिंग की। मरकजी वजीर दाखिला ने मुल्क भर के बंदरगाहों के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तिजारती इम्कानात, महल वक़ू और दीगर पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए हिफाजती इक़दाम को मुनज़्ज़म और ख़तरे की बुनियाद पर नाफिज किया जाए। BOPs की तश्कील मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के सेक्शन 13 के तहत की जाएगी। BOPs ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की तर्ज पर तश्कील दिया जा रहा है। इस साइबर सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो के साथ सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात के बरवक्त तज्ज़िये, जमा और इश्तराक को यकीनी बनाएगा। CISF को बंदरगाह के लिए तस्लीम शुदा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन RSO के तौर पर नामजद किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा डेविड वैन वेल भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर से मुलाकात की है। इस दौरान S जयशंकर ने उनका इस्तकबाल किया। डच वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया के बदलते हुए जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में हम भारत के साथ अपने ताउन को बढ़ा रहे हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने भारत और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इलाक़ाई और आलमी मसाइल और बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल किया। Welcome you to Delhi because you've been in India a few days, and I'm really delighted that on this visit you've had an opportunity not just to meet some of my colleagues but also to see some parts of India and some areas of common interest. Well, thank you so much for your warm welcome to your beautiful country. And indeed, I started my visit out in Mumbai. Coming myself from the port of Rotterdam, it always feels very comfortable to visit a large port city
where there are already such long-standing ties with the Netherlands. But indeed, as you say, there's so much more we can do. I believe in these turbulent times where geopolitics are changing, countries like us who adhere to democracy, who adhere to the international rule-based order, who adhere to free trade, need to stick together and intensify their cooperation in order to stand the test of time. और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज तेलंगाना के हैदराबाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से रियासती पब्लिक सर्विस कमीशनों के चेयरमैनों और आला अहदेदारों ने शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को उम्मीदवारों के इंतखाब में ईमानदारी और दयानत को अवलीन तरजीह देनी चाहिए। Indian emergence as an important economic and political power has been made possible by the major contribution of the civil servants selected and groomed by the public service commissions in the country. You have been contributing to India's story of growth and development through the commissions you lead. कॉन्फ्रेंस में सरकारी मुलाजमतों की भर्ती के अमल में दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के साथ साथ दरकार इस्लाहात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत है और 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए एक मौसर इंतज़ामी निज़ाम ज़रूरी है। उन्होंने भर्ती के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने और इसे मुकर्रर वक्त की हद को यकीनी बनाने जैसे मौज़ूआत पर भी बातचीत की। The world's fastest growing major economy and also a nation marked by enormous diversity needs most effective governance system at all levels. The country is aiming to be the 3rd largest economy in the world in the near future. We are also moving towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. I am sure that the Public Service Commissions will continue to fulfill their responsibilities and contribute towards building a future-ready team of civil servants selected and guided by them. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली धमाका केस में गिरफ्तार मुलजिम डॉक्टर नासिर बिलाल की NIA तहवील में 7 दिन की तौसीह कर दी है। नासिर बिलाल को अब 26 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत ने दूसरे मुलजिम शुएब को 24 दिसंबर तक अदालती हिरासत में भेज दिया है। दोनों मुलजिमान को उनकी 4 रोज़ा NIA हिरासत ख़त्म होने के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। और इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों से गैर कानूनी और फर्जी वोटरों को हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन ने मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन को रियासत के तमाम 294 असम्बली हलकों में तैनात किया है और माइक्रो मुबस्सिरीन को मुकर्रर किया है ताकि BLOs के ज़रिए अपलोड करदा गिनती के फार्मों की जाँच, पैदाइश और मौत के इंदराज के अदाद शुमार को मिलाया जाए। ये मुबस्सिर समाअत के नोटिस के साथ वोटरों की तस्दीक, दावों, एतराज़ात के दस्तावेज़ात की जांच, समाअत के पूरे अमल की निगरानी करेंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल 7.08 करोड़ नामों में से तकरीबन 31 लाख अपडेट वोटर्स को समाअत के नोटिस भेजे जाएंगे, जबकि 1.36 करोड़ मखशूश वोटर्स की शिनाख्त AI तकनीक के ज़रिए की जा रही है। इनके दस्तावेज़ात की सख्ती से जाँच पड़ताल की जाएगी। FRRO से मवसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर बांग्लादेशी शहरियों के नाम फहरिस्त से हटाए जाने की भी कार्रवाई की जा रही है। कमीशन ने लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ भी सख्ती दिखाई है। वहीं कहीं BLOs और AEROs और को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी फहरिस्तों को शफाफ बनाने और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने की सिमत में बेहद अहम कदम उठा रहा है। मगरबी बंगाल में BJP के अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने SIR के मामले पर वज़ीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि मुसव्वदा फहरिस्त शाये होने के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी भवानीपुर में डर रही हैं। उन्होंने कहा कि फहरिस्त शाये होने के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन शाम तक उन्होंने अपने हल्के के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मीटिंग की। शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक वज़ीर आला के हल्का भवानीपुर में गैर हाजिर शिफ्ट शुदा मुर्दा और डुप्लिकेट वोटर्स के आदाद शुमार पर जल्दबाजी की गई। ये मीटिंग भी उसकी जानिब इशारा करती है। मगरबी बंगाल में अपोजिशन का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से SIR की मुखालफत की वजह से कमीशन ने पूरी तैयारी के साथ ASDD की फहरिस्त जारी की है।
कर्नाटक असेंबली में आज वजीर आला सिद्धरमैया ने वाज़ेह किया कि वो 5 साल तक वजीर आला रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त वजीर आला हूँ और रहूँगा। इस बयान के साथ वजीर आला सिद्धरमैया ने अपनी मुद्दत पूरी करने का इरादा भी जाहिर किया है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे के लिए रस्साकशी जारी है। 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी के अंदर वजीर आला के ओहदे के लिए तनाज़ा पैदा हुआ, जिसमें सिद्धरमैया और DK शिव कुमार दोनों ही वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे। ऐसे में गैर रस्मी तौर पर यह फैसला किया गया कि वजीर आला की मुद्दत को दोनों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। हर एक को 2.5 साल के लिए वजीर आला बनने का मौका मिलेगा। अब जबकि सिद्धरमैया ने 2.5 साल मुकम्मल कर लिए हैं तो DK शिव कुमार वजीर आला बनने पर बज़िद हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ईडी ने डंकी रूट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। इब्तिदाई जांच में ईडी ने गैर कानूनी नेटवर्क से जुड़े अहम सबूत और बड़े पैमाने पर असासे भी बरामद किए हैं। दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4 करोड़ 62 लाख रुपए नकद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने की सलाखें जब्त की गई हैं। जब्त किए गए असासों की कीमत तकरीबन 19 करोड़ 13 लाख बताई जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा में डंकी रूट के एक अहम ऑपरेटर के ठिकाने से इस गैरकानूनी तिजारत से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़िमान अमेरिका भेजने के आड़ में लोगों को मैक्सिको में डंकी रूट के जरिए भेजते थे और उम्मीदवारों की जायदाद के कागजात बतौर ज़मानत अपने पास रखते थे। ईडी की तलाशी के दौरान दीगर मुश्तबा अफराद के ठिकाने से मुजरिमाना दस्तावेज़ात और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए। एजेंसी का कहना है कि तहक़ीक़ात जारी हैं और डंकी रूट नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद के रोल की जांच की जा रही है। मरकज़ी वज़ीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने दिल्ली NCR में फ़िज़ाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल पर चौथी आला सतही जायज़ा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों और मुताल्लिक़ा म्यूनसिपल इदारों के ज़रिए तैयार करदा एक्शन प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली NCR में हवा का ख़राब मेयार बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 से वज़ारती सतह पर एक्शन प्लान का माहाना जायज़ा लिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर ने यह भी वाज़ेह किया कि क़वाइद व ज़वाबित पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में ट्रैफिक मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, वेस्ट कंट्रोल, गैरकानूनी सनती यूनिट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर, पराली जलाने की रोकथाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा 62 भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने की भी हिदायत दी गई। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, आखिरी मेल मेट्रो कनेक्टिविटी और सड़क से धूल हटाने के इक़दाम भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में वज़ीर ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हवा के मेयार में वाज़ेह बेहतरी लाने के लिए मौसर इक़दाम करें। ग्रैब 4 की पाबंदी के बाद यूपी पुलिस भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। इसी सिमत में दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा से दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। मेयार को पूरा न करने वाली गाड़ियों के दाखिले के बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से दूरदर्शन के नुमाइंदे मोहित शुक्ला की देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद नोएडा पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जो भी गाड़ियां नोएडा से दिल्ली के अंदर एंट्री कर रही हैं, अगर वो गाड़ियां मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं तो ऐसी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। और आप देखिए, इसी कड़ी में नोएडा पुलिस ने ये पूरा रजिस्टर मेंटेन किया है जिसमें अब तक कौन कौन सी गाड़ियां हैं, उनके गाड़ी मालिकान के नाम, उनके नंबर और दूसरी तरफ उनकी ग्रेडिंग, वो BS3 है, 4 है, किस ग्रेड की वो गाड़ियां हैं, ऐसी सभी गाड़ियों को यहां से वापस किया जा रहा है। यानी कि पूरा रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। और साथ ही आप देखिए, जैसे ये गाड़ी है, इसका नंबर है HR 26CS9113। ये गाड़ी मानकों को पूरा नहीं कर रही है, इन गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। और जो गाड़ी मालिकान है उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप जहां से आए हैं आपको वहां वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए आपके पास पर्याप्त मानक नहीं है, पर्याप्त कागज नहीं है
और जो ऐसी गाड़ियां जिनके पास मानकों को पूरा करने के लिए जो निर्देश है, वो निर्देशों को अगर वो पूरा नहीं करती हैं तो ऐसी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। और आप समझिए कि इसी कड़ी में सुबह यहाँ पर तस्वीर जो थी वो काफी यहाँ पर जाम जैसी स्थिति थी, लेकिन अभी सुचारू तौर पर ट्रैफिक भी चल रहा है। दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, हर तरफ गाड़ियों को ऐसे ही वापस लौटाया जा रहा है। और साथ ही अगर कोई गाड़ी मालिक नियमों को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसी तमाम गाड़ियों को यहाँ से आप देख सकते हैं वापस किया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर नोएडा पुलिस आपको नजर आ रही है, दूसरी तरफ मैंने आपको पहले दिल्ली पुलिस की भी तस्वीरें दिखाई और आप देखिए ऐसी तमाम गाड़ियों को यहाँ से वापस करके ये संकेत और ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी दिल्ली में एंट्री नहीं है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मैं मुरुल शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास के आगाज से कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड खांसी के शरबत मामले पर अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया। समाजवादी पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड खांसी के शरबत मामले की तहकीकात के हिस्से के तौर पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पर तंज करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी तस्वीर भी इन माफिया के साथ है। तहकीकात के बाद सच सामने आएगा। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के तर्जुमान उस्मान हादी की हलाकत के बाद मुजाहिरों का दौर शुरू हो गया है। दारुल हुकूमत ढाका के कई हिस्सों में ख़ास तौर पर शाहबाग में मुजाहरे हुए, जहां हामियों, कारकुनों और तलबा के जमा होने की वजह से ट्रैफिक में रखना पड़ा। गुज़िश्ता 12 दिसंबर को ढाका के बिजॉय नगर इलाके में पार्लिमानी इंतखाब की मुहिम के दौरान फायरिंग में हादी शदीद जख्मी हो गए थे। हादी सिंगापुर के अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उनकी मौत हो गई। और बांग्लादेश के चट्टग्राम में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के करीब मुसलसल हमलों और तोड़फोड़ ने ताज़ा कशीदगी को पैदा कर दिया है, जिससे सिक्योरिटी के संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। हुक्काम ने सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए सफारती मिशंस और रिहाइशगाहों की तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी है। यह हमला ढाका और कई दूसरे अजला में जुमेरात की रात बड़े पैमाने पर एहतजाज के दरमियान हुआ है, जिसकी वजह से इनकलाब मंच के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की बैरून मुल्क इलाज के दौरान मौत हो गई थी। खेल की खबरों में दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में मुनक़दा 68वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खातून निशानेबाज पुष्पा मेघवाल ने 3 तलाई और 2 चांदी के तमगे जीत कर तारीख रकम कर दी है। पुष्पा मेघवाल ने 50 मीटर पिस्टल सुपर मास्टर खवातीन के ज़मरे में, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल सुपर मास्टर और 10 मीटर पिस्टल सुपर मास्टर ज़मरों में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा पुष्पा मेघवाल ने 50 मीटर पिस्टल सीनियर मास्टर खवातीन के ज़मरे और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल ज़मरे में चांदी का तमगा भी अपने नाम किया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब, नमस्कार,